नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने एक समरी लेक्चर रखा है अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट का। जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह लेक्चर बहुत ही कीमती है और मतलब मैंने पहले से इसे रिकॉर्ड करके रख रखा है और बहुत ही अच्छे से इसको समराइज किया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी शॉर्ट नोट्स बनाने में, तो ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर है, मजा आएगा आपको करने में। आज हमें क्या करना है, हमें अमीन्स की समरी को देखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की बात करते हैं कि अमीन्स कैसे कैसे बन सकता है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर डाइजोनियम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से बन सकता है। आपको RnO2 दिया है, इसका रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा लो, आप इसका रिडक्शन H2 निकल हीट से करा लो, आप इसका रिडक्शन कोई भी मेटल प्लस एसिड ले लो, टिन HCl, आयरन HCl, जिंक HCl। तो मेटल और एसिड आपको क्या देता है, मेटल आपको इलेक्ट्रॉन देता है, एसिड आपको H प्लस देता है। वो H प्लस और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर हाइड्रोजन बन जाता है। और जो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही तो आपका रिडक्शन होता है। तो RnO2 से आपका RnH2 बन जाएगा। बेसिकली ऑक्सीजन हटा के आपको हाइड्रोजन लगाना है। दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं कि NO2 है, आयरन HCl के साथ NH2 में बदल जाएगा। H2 निकल दिया हो तो वो एल्कीन और NO2 दोनों को निपटा देगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल नाइट्रो का रिडक्शन करेगा। एल्कीन एल्काइन के साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल के रिडक्शन से भी हम लोग अमीन बना सकते हैं। साइनाइड पे जब आप SnCl2 प्लस HCl डालते थे, उसको स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं, उससे आपका अल्डिहाइड बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टिन HCl डाल रहे हो, H2 निकल डाल रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हो, तो टिन आपको 4 इलेक्ट्रॉन, H प्लस आपको 4 H प्लस, 4 H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इसको काटोगे तो RCH2NH2 बन जाएगा आपका। तो आपको रिएजेंट से खेलना आना चाहिए बेसिकली। तो ये साइनाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला अमीन बनेगा, टिन HCl डाला अमीन बनेगा, लेकिन SnCl2HCl डाला तो अल्डिहाइड बनेगा। अमाइड के रिडक्शन से भी आप लोग क्या बना सकते हो, अमीन बना सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ऐसे HH करके काटना है और अमीन बन जाएगा। ये 3 तरह के अमाइड लिखे हुए हैं, कुछ नहीं है। जहां पर CO है उसमें से पानी निकाल देना है और अमीन बन जाएगा, ठीक है। फिर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये है आपका थैलीमाइड। आपको कहानी सुनाई थी, काटरमान का छोटा भाई बताया था आपको, ठीक है ना। एक्वस QH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा आपका एक्वस QH के साथ अल्काइल हैलाइड और NOH। यहाँ पे पूरा गेम इस अल्काइल हैलाइड का है। ये अल्काइल हैलाइड जो है आपका SN2 देने योग्य होना चाहिए, और बस इसी X की जगह पर आपका NH2 आ जाता है। और ये प्राइमरी अमीन बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहां से थैलिक एसिड जो है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पर NH और यहाँ पे RX लिख के यहाँ से पहले NR बनेगा, फिर वहां से उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमीन बन जाएगा। दूसरी ये बताई थी कि गेम सारा अल्काइल हैलाइड का है, तो ये अल्काइल हैलाइड जो है इसके X की जगह पे NH2 लगाना है SN2 मैकेनिज्म से। तो ये जो R है वो SN2 देने योग्य होना चाहिए। बेस्ट मेथड है 1 डिग्री का बनाने का, सिर्फ वो अल्काइल हैलाइड देते हैं जो SN2 देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स गिव्स गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इनमें से जो भी SN2 दे रहे होंगे वो सब देंगे। जैसे मिथाइल आइसोप्रोपाइल देगा, 3 डिग्री वाला SN2 नहीं देता। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से SN2 नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होगा, 3 डिग्री है नहीं होगा। और ये RF का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो ये SN2 नहीं देता है। फिर यहाँ पर ये झमाझम आपको SN2 दे रहे होंगे, तो जो SN2 देगा वहां के हेलोजन को हटा के आपको NH2 में बदल देना है बेसिकली। और एक अंतिम मेथड मैंने आपको बताया था, मतलब अंतिम तो नहीं है, इसके बाद एक और है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये स्टेप डाउन रिएक्शन थी, एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन थी। यहां से CO को उड़ा देते थे और RnH2 बनाते थे, Br2 और 4 मोल KOH हीट के साथ। यहां जो H होता था वो H हमारे काम का होता था। 4KOD लिखा होगा तो यहाँ D आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पहला बेस का मोलिक्यूल एसिड बेस करता है, फिर एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके RCONHBr बनाता है, फिर वो OH माइनस यहाँ से H प्लस निकाल के RCON-Br बनाता है। फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट वाली बात बताई थी कि यहाँ से ये पलटी मार जाता है और आइसोसाइनेट बन जाता है। आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अमीन मिल जाएगा, ठीक है। 4 मोल KH और Br2, ये एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। तो ये जो R है इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है, जो नाइट्रोजन इससे अटैच है वो इसी के पास जाएगा, कोई बाहर से नाइट्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे PHCONH2 है, जब आपको KOS दिया है तो PHNH2 बनेगा, KOD दिया है तो PHND2 बनेगा। अब आपके पास जैसे कायरल सेंटर आ रहा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, केवल यहां से CO को आपको उड़ा देना है, NH2 आ जाएगा। जैसे ये नाइट्रोजन 15 मिथाइल वाले का है, नाइट्रोजन 14 PH वाले का है, तो जिसका नाइट्रोजन उसी के साथ रहेगा। ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, तो CH3NH2 15 और PHNH2 रह जाएगा। बात समझ गए।
फिर एक अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ाया था कि भाई आरएक्स से वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, पहले 1 डिग्री अमीन बनाएगा, फिर 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन बनाएगा, फिर 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। कितने मोल अल्काइल हैलाइड यूज होते थे, लोन पेयर और हाइड्रोजन काउंट करते थे हम लोग कि जितने नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और लोन पेयर होंगे उतने मोल्स अल्काइल हैलाइड के इस्तेमाल होंगे। तो नंबर ऑफ आरएक्स कंज्यूम टू प्रिपेयर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड निकालते थे। जैसे यहाँ पर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन एक लोन पेयर है तो 3 मोल, 1 हाइड्रोजन एक लोन पेयर है तो 2 मोल, 1 लोन पेयर है तो 1 मोल, 1 लोन पेयर 1 हाइड्रोजन है तो 2 मोल। अब इन सारी रिएक्शन को इस तरह से एक माइंड मैप में मैंने आपको दे दिया। आपको शॉर्ट नोट्स बस यही रखना है, वो तो मैंने थोड़ा सा, अब मैं तो मतलब बताना पड़ेगा ना भाई थोड़ा सा, तो फिर मजा नहीं, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाता फिर, है ना। तो ये अमीन है, इसको कैसे कैसे बना सकते हो, नाइट्रो के रिडक्शन से अल्काइल हैलाइड पे अमोनिया डाल के एक इक्विवेलेंट लोगे Br2 4 मोल KOH अमाइड के साथ, तो CO गायब होके ये RNH2 बन जाएगा। ये आपका अल्काइल हैलाइड है जो SN2 देता है। थैलीमाइड वाली रिएक्शन से भी बना सकते हो, X हटा के NH2 लगाना है। कहीं कहीं पे RCH2NH2 वाला बनता है, वो RNH2 वाला था। तो साइनाइड के रिडक्शन से RCH2NH2 बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2 निकल और टिन प्लस HCl से, और अमाइड के रिडक्शन से RCH2NH बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अगर इस अमाइड पे Br2 KOH डालोगे ना तो ये वाला अमीन बनेगा, एक कार्बन कम वाला। ये एक पेज पे पूरा का पूरा आपका अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन की। उसमें पहली चीज मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी। कोई भी कितना अच्छा बेस इस बात पे डिपेंड करता है कि वो लोन मतलब इलेक्ट्रॉन रख के कितना परेशान है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से वो परेशान होगा वो उतना बढ़िया बेस होगा। दूसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ जो है कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जल्दी कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो वो बात यहाँ पे लिख रखी है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा के लिए मैं बताता था कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। फिर ये क्वेश्चन भी कराए थे C-N-O-F-। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो उसकी देने की टेंडेंसी कम होगी, तो कार्बन जल्दी देगा। फिर यहाँ पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे N3- फिर NH2- फिर NH2- फिर अमोनिया। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, वो किचन और हॉल वाली बात बताई थी। हॉल में 10 लोग कंफर्टेबल है, किचन में 10 लोग जो है वो अनस्टेबल फील करेंगे, जल्दी चले जाएंगे। तो F पे माइनस अनस्टेबल है, I पे माइनस स्टेबल है। जो अनस्टेबल होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी देगा। फिर कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स, कुछ काम के एग्जाम्पल्स अपन ने ले रखे हैं जो जनरली बार बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ sp3 sp2 sp, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होते हैं तो देने की टेंडेंसी कम होगी, तो ABC। अब यहाँ पर ये सारे sp3 हैं, तो पीछे जो ग्रुप्स लगे हैं उससे डिसाइड करेंगे। पीछे प्लस आई है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है, इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर इसका, और ये प्लस आई है। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन देने वाले चाहिए, तो पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, समझ गए। ABC आ जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड है, यहाँ लोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज्ड तो थोड़ा स्टेबल फील कर रहा होगा, झमाझम इधर उधर चल रहा होगा, लेकिन ये लोकलाइज्ड है, यहीं पड़ा रहेगा अगले 50,000 साल तक, तो ये अनस्टेबल फील कर रहा होगा, तो इसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी B>A। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज ये लोकलाइज, लेकिन ये पाई बॉन्ड आ रहा है तो ये sp2 है, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो ये sp3 है। तो लोकलाइज में भी अपन ने sp2 sp3 देख लिया। sp3 वाला जल्दी देगा, फिर sp2 वाला। अब ये दोनों डीलोकलाइज है, लेकिन एक रेजोनेंस के फैक्टर में फंसा हुआ है, एक एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी जो है वो बड़ा फैक्टर है। तो D फिर C फिर A फिर B, DCAB यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। फिर ये ग्वानिडीन है और एमिडीन है, और ग्वानिडीन को आप जानते हो सबसे ज्यादा बेसिक होता है नाइट्रोजन रखने वाले बेस में, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से प्लस M लग रहा होता है, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। फिर यहाँ से प्लस M और इधर से प्लस I या प्लस H जो भी लेना चाहो, तो ये एमिडीन है, तो A>B हो जाएगा। फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो है एलिफेटिक अमीन्स की गैसियस फेज में 3 डिग्री वाला 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा, और फिर अमोनिया। और अगर अपन एक्वस फेज में देखें तो मिथाइल और इथाइल के लिए अपने को ऑर्डर याद रखने थे 213 और 231 वाली बात। छोटे के लिए छोटा नंबर, बड़े के लिए बड़ा नंबर, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री वाली बात है, ठीक है ना दोस्त। फिर अल्काइलेशन असाइलेशन वाली बात करते हैं। तो अल्काइलेशन जो है वो तो वही था जो अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड था, सेम टू सेम वही बात है। भाई कद्दू पे छुरा गिरे या छुरे पे कद्दू गिरे, कटना तो कद्दू ही है ना।
तो वही वाली बात है कि अल्काइल हैलाइड पे अमोनिया की रिएक्शन कराओ या अमोनिया पे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराओ, एक ही बात है ना। तो अल्काइलेशन वही 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री अमीन बना सकते हैं। असाइलेशन क्या है? ये अमीन है, इस पे असाइल ग्रुप को जोड़ना है, मतलब COCH3 ग्रुप को जोड़ना है। तो आप यहां पर देखिए कैसे कैसे कर सकते हो। CH3 COCl है तो ये प्लस है, ये माइनस है, और NH2 को देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, RNHH। तो यहां पर ये प्लस, यहां पर माइनस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, वो SNAE वाली रिएक्शन होती है। ये यहाँ अटैक करेगा, ये जाएगा वापस आएगा, Cl को बाहर निकाल देगा, वो वाली प्रक्रिया है। तो यहां पर ये COCH3 लग जाएगा, इसी तरह से ये प्लस माइनस, तो यहां पे COCH3 लग जाएगा। PHCOCl है तो प्लस और माइनस से COPH लग जाएगा। इन दोनों में तो एसिटाइलेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन, और इसका नाम भी है शॉर्टन बामन रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टन बामन रिएक्शन बोलते हैं दोस्त, ठीक है ना। यही काम आप अल्कोहल के लिए भी करा सकते हो, एसिटाइलेशन, दोनों ही केस में, अमीन में भी और अल्कोहल में भी। H हटा के COCH3, H हटा के COCH3 लगाना है। अब आप H हटा के COCH3 लगा रहे हो, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? C2H2O का, ठीक है ना, 42 का डिफरेंस आ रहा है। इसके माध्यम से अपन ये निकाल सकते हैं कि किसी कंपाउंड में कितने OH ग्रुप या कितने NH2 ग्रुप है। कैसे निकालोगे? जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट है माइनस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 42 कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने OH हैं या कितने NH2 हैं। इस तरह से, जैसे मान लो एक A है एक B है, और B का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 210 ज्यादा है A से, अपने को NH2 ग्रुप निकालने हैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डिवाइड बाय 42, तो 210 डिवाइड बाय 42, तो 5 NH2 ग्रुप हैं आपके A के अंदर। वो हम एसाइलेशन वाली बात से निकाल सकते हैं, सब पढ़ा रखा आपको, आप ही के नोट से उठाई हुई चीजें हैं दोस्त। फिर ये टेस्ट थे अमीन्स के, कार्बाइल अमीन टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है वो सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता है। तो 1 डिग्री को 2 डिग्री और 3 डिग्री से सेपरेट करने के लिए टेस्ट होता है। इसकी रिएक्शन जो है 1 डिग्री अमीन की क्लोरोफॉर्म KOH हीट के साथ कराई जाती है, तो वो NH2 आइसोसाइनेट में तब्दील हो जाता है और बदबूदार गैस आ जाती है, फाउल स्मेल आ जाती है। ये क्यों 1 डिग्री दे रहा है? क्योंकि यहां से 2 मोल HCl निकलते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। जो भी 1 डिग्री वाला होगा, जहां भी NH2 आ रहे हैं वो सब तो दे देंगे, लेकिन जो 2 डिग्री 3 डिग्री वाले हैं वो नहीं देंगे आपका कार्बाइल अमीन टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो होता है उसके लिए ट्रिक बताई थी नागिन। नाइट्रस एसिड गैस, येलो ऑयली लिक्विड और नो रिएक्शन। गैस कौन सी निकलती थी? नाइट्रोजन गैस निकलती थी, और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी थी कि कैसे ये कन्वर्ट करता था। तो जो आपका 1 डिग्री अमीन होता है वो अल्कोहल बनाता है, N2 गैस निकलती है और पानी निकलता है, और यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था दोस्त, है ना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था। 2 डिग्री अमीन के साथ आपने HNO2 को जब रखा, मतलब HNO2 या NaNO2HCl एक ही बात है, तो HNO2 को आपने इस तरह से रखा तो यहां से पानी निकल गया, तो ये RNR N डबल बॉन्ड O बना, जो येलो ऑयली लिक्विड होता है, और 3 डिग्री के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसके बेसिस पे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंसबर्ग टेस्ट की बात करें तो उसके लिए ट्रिक बताई थी हसीन। H क्या है जिसमें हिंसबर्ग रिएजेंट, जो क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, PHSO2Cl। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री जो होता है वो अल्कली में सोल्यूबल होता है, 2 डिग्री इनसोल्यूबल होता है अल्कली में, 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब होता क्या है, जैसे वहां एसिटाइलेशन करा रहे थे ना, वैसे यहाँ पर ये बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप को लगा रहे हैं, H हटा रहे हैं, यहाँ से Cl हटा रहे हैं, और यहाँ पर ये SO2PH बना रहे हैं। अब इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्यूबल कंपाउंड दे सकता है। यहाँ H हटाओगे, Cl हटाओगे, तो यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेस के साथ इनसोल्यूबल कंपाउंड देगा, और 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो इस तरह से हसीन वाली बात आपको मैंने बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था 1 डिग्री वाले में क्या है कि केटायन बनता है, तो वहां से अल्कोहल की बात आती है। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है, NaNO2HCl या HNO2 आपको दिया हो, HNO2 दिया हो या NaNO2HCl दिया हो, जहां NH2 लगा है वहां पहले बेंजीन डाइजोनियम अल्काइल डाइजोनियम बनता है, और वहां केटायन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा, और जहां फाइनली पहुंचेगा वहां पानी से OH आ जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल आपको क्लास में करवाए थे, एक रिंग एक्सपेंशन वाला और एक रीअरेंजमेंट वाला। फिर उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब दूल्हा दुल्हन वाली रिएक्शन, तो आपको पता है एनिलीन जो है उसमें NH2 भरा बैठा है, तो वो सारी ऑर्थो पैरासाइट को एक्टिवेट कर देता है, और यहाँ पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब सारी ऑर्थो पैरासाइट पे जुड़ने के पूरे पूरे चांस रहते हैं।
अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उस NH2 के प्लस M को कम करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? एसिटाइलेशन करा के। आपने एसिटाइलेशन कराया, फिर एसिटाइलेशन कराने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, ऑर्थोपेरा बनेगा। उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा लिया तो पैरा वाला मेजर बन जाएगा, वरना पॉली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। अब इसको देख के घबराना मत, जैसे जैसे मैं इशारा करता जाऊं उधर उधर देखना, बस एक पूरा माइंड मैप है पूरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, मजेदार चीज है, मजा आ जाएगा आपको। बस जैसे जैसे मैं इशारा करूं वहां पे देखना है आपको। ये आपका एनिलीन है, NH2 भरा बैठा है, प्लस M में, सारी ऑर्थो पैरासाइट एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब इसकी रिएक्शन जब आप कंसेंट्रेटेड, जिधर मैं हाथ लेके जाऊं उधर ही देखना है सिर्फ, कंसेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ कराओगे तो यहां से दुल्हन आएगी NO2+, जो कहां जुड़ सकती है? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। ये 2%, 47%, 51% बनता है। लफड़ा यहां ये था कि ये 47% क्यों बना? क्योंकि एनिलीन इस एसिड की वजह से एसिड बेस रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, इसलिए अच्छा खासा मेटा वाला प्रोडक्ट बन रहा था। जब आप यही रिएक्शन Br2 इन वाटर कराओगे तो सारी जगह पर Br लग जाएंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। आप Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी कराओगे तो सारी जगह पे Br लग जाएंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे तो ये बेस है, वो एसिड है, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। जब आपको टेम्परेचर 453 से 473 केल्विन दे रखा हो तो आपका ये पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाता है, क्योंकि ऑर्थो पे तो रिपल्सन लग रहा होगा। फिर यहाँ इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होती है, एक बेस है एक एसिड है, तो यहाँ से ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इधर का माल पूरा क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसकी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन या फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन कराऊं तो आपको पता है एनिलीन भरा बैठा होता है, वो वहीं अटैक कर देता है जहां दुल्हन तैयार होने जाती है। तो यहाँ पर AlX3 पे अटैक कर देगा, तो अटैक करने की वजह से ये बन गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्दर वो नहीं हो सकती फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, क्योंकि बेकार इलेक्ट्रोफाइल, बेकार न्यूक्लियोफाइल। अब एनिलीन का करा दिया हमने एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कराने के बाद ये बन गया, यहां से तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बन रहे थे, एसिटाइलेशन कराया तो अब Br2 इन इथेनोइक एसिड डाल रहा हूं तो पैरा पोजीशन पे Br लगेगा, और उसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन आ जाएगा। फिर अगर इसी पे मैं एसिटाइलेशन कराने के बाद नाइट्रेशन करा रहा हूं तो आपका NO2 पैरा पोजीशन पे आके मेजर प्रोडक्ट बना देगा। और अगर आपको ऑर्थो वाला बनाना है तो ये कराने के बाद पहले आप सल्फोनेशन कराओगे तो वो पैरासाइट को ब्लॉक कर देगा, फिर आप नाइट्रेशन कराओगे, वो ऑर्थो साइड पे NO2 को लगा देगा, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो सारा काम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। अगर आपको मोनो वाले प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप एसिटाइलेशन कराओ, वरना पॉली वाले बन जाएंगे। ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपका चार्ट बन गया, माइंड मैप बन गया। फिर ये पूरा आपका एनिलीन वाला पोर्शन खत्म हो गया, मतलब अमीन्स वाला पोर्शन। अब बात आती है डाइजोनियम सॉल्ट की। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl या HNO2 इन C2, मतलब हाथों हाथ प्रिपेयर किया हुआ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या बना देता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है। मैकेनिज्म क्लास में लिखवाया था, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ये स्टेबल होता है 0 से 5 डिग्री तक, क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस की वजह से यहां पर इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। इस जगह पर 0 से 5 डिग्री तक ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन यही अल्काइल डाइजोनियम होता तो N2 तुरंत निकलती, कैटायन बनता, लेकिन ये स्टेबल होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये है बेंजीन डाइजोनियम बनाने का तरीका। अब बेंजीन डाइजोनियम की केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइजोनियम है। अब की बार जो दुल्हन है वो दहेज लेके आई है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जहां N2 लगा है वहां अटैक करेगी, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। टूट जाएगा तो यहां पे ये माइनस बनेगा। पहले इलेक्ट्रोफिलिक में प्लस बनता था, तो यहां माइनस बनेगा, वापिस पाई बॉन्ड बनेगा, तो N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा, और यहाँ N2 की जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बस हमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे नए नए आ सकते हैं, आइए देख लेते हैं वो। तो इस तरह का चार्ट अपन ने पढ़ रखा था, ठीक है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr, CuCnHCn, CuHCl हीट, CuHBr हीट, Ki हीट, ये सारी रिएक्शंस हैं। जब Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr या CuCnHCl लेते हैं तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन, मतलब N2 की जगह पे क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल बनता है। ये सारी रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन।
अब कॉपर HCl और कॉपर HBr है, तो ये PHCl और PHBr बनता है, ये है आपकी गाटरमान रिएक्शन। क्या ही हीट के साथ ये बनता है? आयोडोबेंजीन। इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, आपकी मर्जी पड़े जो नाम दे दीजिए। फिर HbF4 के साथ आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम का सॉल्ट बनता है, फ्लोरोबोरेट वाला, जो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? स्टेबल होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो जाके ये फ्लोरोबेंजीन बनता है, उसको बोलते हैं बाल-शिमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बाल-शिमान रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम पहले तो बनाएगा फ्लोरोबोरेट का सॉल्ट, फिर NaNO2 कॉपर के साथ हीट करोगे, NaNO2 कॉपर हीट करोगे ना इसको, NaNO2 कॉपर हीट, NaNO2 कॉपर हीट करोगे तो फिर यहां से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर आप इधर देखो, पानी के साथ हीट करोगे तो फिनॉल, H3PO2 के साथ करोगे तो आपका बेंजीन, और H3PO3 इथेनॉल के साथ करोगे बेंजीन और CH3COH बन जाएगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, H3PO2 H3PO3 में, और इथेनॉल इथेनॉल में बदल रहा है, और N2 की जगह H लग जा रहा है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो रेडॉक्स है। अब यहीं पे मैंने ये कपलिंग रिएक्शंस भी डाल दी दोनों, ठीक है ना, होता तो वही काम है ना, होता तो वही काम है, बस इस आप देखो ना, ये N2 प्लस जो है वो यहां अटैक करता है इसके पैरा पोजीशन पे, कर तो ऑर्थो पे भी सकता था, लेकिन पैरा पे क्यों करता है? ताकि रिपल्शन कम आए। ये OH है प्लस M है, इसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, उस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, पैरा पे अटैक करेगा, तो ये बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज कलर की डाई होती है। कैसी डाई होती है बेटा? ऑरेंज कलर की डाई होती है ये, ठीक है ना। और यहीं पे आप एनिलीन के साथ कराते हो तो उस केस में आपको येलो एजोडाई मिलती है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन करके मिल जाता है, ठीक है ना। ये माइल्ड एसिडिक मीडियम में होती है, माइल्ड एसिडिक मीडियम में होती है। वो दो कपलिंग रिएक्शन भी मैंने यहीं पे डाल दी है ना, ताकि एक ही चार्ट में सब कुछ आ जाए। फिर आगे चलते हैं दोस्त, नाइट्रोबेंजीन के कुछ रिडक्शन भी हैं, है ना, हो गया ना, वो तो कपलिंग रिएक्शन बताई दी। नाइट्रोबेंजीन के कुछ रिडक्शन है। नाइट्रोबेंजीन को हम एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में रिडक्शन कर सकते हैं। जब आप एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करोगे तो जिंक HCl, टिन HCl, आयरन HCl, वो सारे मेथड आपको बता रखे हैं, वो उसको एनिलीन में लेके चले जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर देखो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे NO2 है, 2 हाइड्रोजन दोगे तो वो नाइट्रोसोबेंजीन में, फिर 2 हाइड्रोजन दोगे तो वो N फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन में, फिर 2 हाइड्रोजन दोगे तो वो एनिलीन में। मतलब यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो है वो 6 हाइड्रोजन से तय होता है। अगर हम 6 हाइड्रोजन नहीं दे पा रहे, 4 दे पा रहे, तो यहाँ रुक जाएगा, अगर 2 ही दे पा रहे तो यहाँ रुक जाएगा। तो हम एसिडिक मीडियम में तो भरपूर हाइड्रोजन दे पाते हैं तो वो एनिलीन बन जाता है, लेकिन हम न्यूट्रल मीडियम में जिंक NH4Cl, आयरन H2O, ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी आपको, मैंने पहले ही बोला था स्टिकी नोट बना के चिपका लेना दीवार पे, ठीक है ना। तो नाइट्रोबेंजीन, जिंक NH4Cl या आयरन पानी के साथ, यहाँ 4 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से हम एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन तक बना सकते हैं, और 2 हाइड्रोजन से हम नाइट्रोसोबेंजीन तक ही बना सकते हैं। अब बात आती है बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम में इस तरह के नहीं बनेंगे, डबल हो जाती है, कपलिंग कपलिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है ना। जैसे SnCl2QH, QH बेसिक मीडियम है, जिंक NaOH बेसिक मीडियम है, Na2ASO3 इन NaOH बेसिक मीडियम है, ग्लूकोज और NaOH बेसिक मीडियम है। तो इन बेसिक मीडियम में 8 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन हमें मिलते हैं। यहां से एजोबेंजीन, यहां से हाइड्रोआइजोबेंजीन, 8 से 10 मिलेंगे तो यहीं पे HH करके हाइड्राइजोबेंजीन बन जाती है। 6 हाइड्रोजन मिलेंगे तो एजोक्सीबेंजीन। उसकी ट्रिक भी आपने आपको बता दी थी कि 8 हाइड्रोजन दिए हो तो 2 नाइट्रोबेंजीन रखो और पानी निकालना है। पानी में H2O होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो पानी निकल जाएगा 4 मोल और आपको ये मिल जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा दे दोगे तो हाइड्राइजोबेंजीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 6 ही हाइड्रोजन है तो ये NO2 के स्ट्रक्चर को खोल के लिखो, तो 3 ऑक्सीजन निपटेंगे और एजोक्सीबेंजीन आपको देखने को मिलेगा। ये न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक मीडियम की कहानी थी, जब आपको कोई ना कोई रिएजेंट्स दिए हुए हो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर 2 कंडीशन और बताई थी। इलेक्ट्रिक करंट से भी हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम और वीक एसिडिक मीडियम में। हाईली एसिडिक मीडियम में हमें 4 हाइड्रोजन मिलते हैं और वीक एसिडिक मीडियम में 6 हाइड्रोजन मिलते हैं। अब कोई रीजंस नहीं है ना, कोई रीजंस नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात है। तो NO2 का इससे रिडक्शन करोगे तो ये बनाएगा पैरा अमीनो फिनॉल, है ना। फिनॉल तो ये हो गया, और पैरा पे अमीनो लगाया तो पैरा अमीनो फिनॉल। और जब आप वीक एसिडिक मीडियम में कराते हो तो NO2 पूरा रिड्यूस होकर एनिलीन में तब्दील हो जाएगा। हाँ सेठ जी,
होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मज़ेदार सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर था, ठीक है ना, और आपने एंजॉय किया होगा इसको। हैशटैग सभा चलते रहना चाहिए। धन्यवाद सेठ जी।